नमस्कार मित्रों, डिजायर पॉइंट चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं अमित दुबे। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश के एक नए चैप्टर का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन और इसके लेखक हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। इस वीडियो लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक छोटा सा प्रॉमिस करता हूं कि जब ये वीडियो लेक्चर कंप्लीट होगा तो आपके लिए ये चैप्टर धुआं होने वाला है, यानी बहुत ही बारीकी से और बहुत सरल शब्दों में आज हम इस चैप्टर का अध्ययन करने वाले हैं। और आज के बाद ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। अगर आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ना चाहते हैं एक एक वर्ड और एक एक लाइन के साथ, तो आप YouTube पर सीधा सर्च कर लीजिए द ब्लैक एरोप्लेन डिजायर पॉइंट, तो आपको ये चैप्टर बुक से मिल जाएगा। आज हम इस चैप्टर की समरी करेंगे ताकि बहुत कम समय में आप इस चैप्टर की कहानी को समझ सकें, और अगर कुछ छूट गया हो आपसे इस कहानी को समझने में तो उसे मैं और डिटेल में आपको समझा सकूं। चलिए, द ब्लैक एरोप्लेन वास्तव में एक ऐसी कहानी है जो एक राज है। ब्लैक मतलब होता है काला, एरोप्लेन मतलब हवाई जहाज, काला हवाई जहाज। वास्तव में इस कहानी में हमको दिखाया गया है कि कैसे हमारे जीवन में कुछ ऐसे निर्णय हम उत्सुक होकर ले लेते हैं जो हमें संकट में डाल देते हैं। हम इतने उत्सुक हो जाते हैं कि हम जानते हैं कि इस निर्णय को लेने से हमारा नुकसान हो सकता है, लेकिन उत्सुकता में अंधे होकर हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमें संकट में डाल देते हैं। तो इस कहानी को मैंने 3 पार्टों में विभाजित किया है। पहला है हीरो और उसका डकोटा DS-088, दूसरा है हीरो का जोखिम उठाना, और तीसरा है अनजान मददगार। तो कहानी शुरू होती है हीरो और उसका डकोटा DS-088। तो यहाँ पर हीरो कहते हैं कि द मून वाज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी, यानी मेरे पीछे पूर्व में चंद्रमा ऊपर आ रहा था और मेरे ऊपर साफ आसमान में तारे चमक रहे थे। यहाँ पर हमें हीरो ये भी बताते हैं कि आसमान में एक भी बादल नहीं था और मैं सोते हुए देहात के ऊपर या फिर सोते हुए गांव के ऊपर ऊंचाई पर होकर भी खुश था। यानी ये हवाई जहाज में सफर कर रहे थे और रात का समय था, तो नीचे जो गांव से ये उड़ रहे थे, गांव के ऊपर से, जिस गांव के ऊपर से या फिर जिस देहात के ऊपर से, वहां पर सब लोग सो रहे थे। तो सोते हुए देहात के ऊपर ऊंचाई पर अकेला होकर भी मैं खुश था। लेखक हमें बताते हैं कि मैं अपना पुराना डकोटा DS-088 उड़ा रहा था, यानी उस हवाई जहाज का नाम था डकोटा DS-088। ठीक है, तो डकोटा उसका नाम था और ये DS-088 उसका कोड था। हर एक हवाई जहाज का कुछ न कुछ कोड होता है। ठीक है, तो ये उसका कोड था और वो उसको उड़ा रहे थे। और वो हमको कहते हैं कि मैं इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, वो हमें यहाँ पर बताते हैं कि मैं फ्रांस के ऊपर से वापस इंग्लैंड जा रहा था, यानी मैं फ्रांस के ऊपर से उड़ते हुए इंग्लैंड जा रहा था। ठीक है, और हमें यहाँ पर यह भी बताया जाता है कि मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था। यानी अगर मैं इंग्लैंड पहुंच गया तो इंग्लैंड में मेरा घर है, वहां पे मेरा परिवार है, मैं आराम से छुट्टियां मनाऊंगा अपने परिवार के साथ। यहाँ पर वो कहते हैं कि मैं अपनी छुट्टियों का स्वप्न देख रहा था और अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लेखक हीरो कह रहा है कि मैं अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था, और उत्सुकता ही उससे क्या करवाएगी ये आप आगे देखिएगा। तो मैं अपने परिवार के साथ होने के लिए उत्सुक था और मैंने यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने अपनी घड़ी देखी, रात के 1:30 बज रहे थे। ठीक है, कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैंने बुक को नीचे रखा हुआ है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि रात के 1:30 बज रहे थे और वो कहते हैं कि जब मैंने अपने हवाई जहाज के अगले भाग से आगे देखा, जैसे ये हवाई जहाज है, ये हवाई जहाज है, यहाँ पर हीरो बैठे हुए हैं, तो जब वो इसके आगे देखते हैं तो उनको बड़े शहर का प्रकाश दिखाई पड़ता है। तो कहते हैं कि जब मैंने हवाई जहाज के अगले भाग से आगे देखा, यानी जब मैंने हवाई जहाज से आगे देखा तो सामने मुझे बड़े शहर का प्रकाश दिखाई पड़ा और मैंने सोचा कि मुझे शीघ्र ही पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात करनी चाहिए। और वो पेरिस नियंत्रण कक्ष को रेडियो पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर वो कहते हैं कि मैंने रेडियो चलाया और पेरिस नियंत्रण कक्ष से बात की। उन्होंने कहा पेरिस नियंत्रण कक्ष ये डकोटा DS-088 है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? और मैं इंग्लैंड जा रहा हूं। यहाँ पर वो अपनी बात को समाप्त करते हैं और वो हमें आगे बताते हैं कि उनको तुरंत रेडियो पर उत्तर मिलता है।
रेडियो पर आवाज उनको कहती है कि हाँ मैं तुम्हें सुन सकता हूं और अब तुम्हें 12 डिग्री, याद रखिए 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए, DS 088। तो DS 088 अब तुम्हें 12 डिग्री पश्चिम की ओर मुड़ जाना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहां पर बात की जाएगी कंपास की, ठीक है। तो कंपास को हिंदी में कहते हैं दिशा सूचक यंत्र। तो मैं दिशा सूचक यंत्र बोलूं या फिर कंपास बोलूं, बात एक ही है। तो लेखक वो हीरो हमको कहते हैं कि मैंने मानचित्र देखा और दिशा सूचक यंत्र देखा या फिर कंपास देखा, ठीक है। और डकोटा को 12 डिग्री पश्चिम इंग्लैंड की ओर मोड़ दिया। अब वो सोचते हैं अपने मन में कि मैं ठीक नाश्ते के समय पर पहुंच जाऊंगा, बड़ा अंग्रेजी नाश्ता, यानी मैं मस्त से छक कर एकदम नाश्ता करूंगा, यानी सुबह मैं नाश्ते के समय पहुंच जाऊंगा। और वो कहते हैं कि मैंने अपना दूसरा और अंतिम ईंधन टैंक चालू किया। हवाई जहाज में कुल मिलाकर 2 या 2 से ज्यादा ईंधन टैंक होते हैं ताकि फ्यूल की प्रॉब्लम ना हो। तो वो कहते हैं कि मैंने दूसरा और अंतिम ईंधन टैंक चालू किया। ध्यान रखने वाली बात है कि अब ये दूसरा वाला अंतिम था, इसके बाद उनके पास फ्यूल भी खत्म हो जाता, ठीक है। दोनों चीजें मेंशन की जाएंगी। तो मैंने अपना दूसरा और अंतिम ईंधन टैंक चालू किया और वो कहते हैं यहां पर कि जब मैंने बादल देखे तो पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। वो कुल 150 किलोमीटर उड़ चुके थे। तो जब मैंने बादल देखे आसमान में तो पेरिस मुझसे 150 किलोमीटर पीछे था। और यहां पर हमको ये भी बताते हैं कि स्टॉर्म क्लाउड्स थे वो, यानी वो बादल आंधी वाले बादल थे। दे वर ह्यूज, वो बहुत बड़े बड़े थे। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई। और यहां पर वो कहते हैं कि ये जो बादल थे वो मेरे सामने आकाश में काले पहाड़ जैसे खड़े थे। जैसे कोई पहाड़ आकर आपके सामने खड़ा हो जाए, ठीक वैसे ही उनके सामने आकाश में वो काले बादल पहाड़ की तरह खड़े थे। और हमें वो कहते हैं कि मुझे पता था कि मैं इन बादलों के ऊपर से उड़ नहीं सकता। और तो और यहां पर वो कहते हैं कि उत्तर या दक्षिण की ओर बादलों का चक्कर लगाने का पर्याप्त ईंधन भी मेरे पास नहीं था, यानी इतना फ्यूल भी नहीं था कि मैं इनका चक्कर लगाते हुए उड़ सकूं। अब वो सोचते हैं कि मुझे पेरिस लौट जाना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि वो उत्सुक होते हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। तो वो कहते हैं कि मुझे पेरिस वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन अपनी उत्सुकता में अंधे होकर वो एक ऐसा निर्णय करते हैं जिससे उनको संकट होता है, वो संकट में पड़ जाते हैं। वो कहते हैं कि आई ऑट टू गो टू बैक पेरिस, आई थॉट, मैंने सोचा कि मुझे वापस पेरिस लौट जाना चाहिए, बट आई वांटेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर पहुंचना चाहता था। आई वांटेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो नाश्ता चाहिए था। और आई टेक द रिस्क, और यहीं पर ये कहानी होती है शुरू कि आई टेक द रिस्क, मैं जोखिम उठाऊंगा। और वो क्या करते हैं, आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन द स्टॉर्म, और सीधा मैंने डकोटा को तूफान में घुसा दिया। तो यही है हीरो का जोखिम उठाना। हीरो ने उत्सुकता में अंधे होकर जोखिम तो उठा लिया, लेकिन अब उसके साथ क्या होगा ये सोचने वाली बात है। वो कहते हैं कि जैसे ही मैं बादलों के अंदर घुस गया ना, तो बादलों के अंदर घुसते ही अचानक सब कुछ काला हो गया। चलो भाई, थोड़ा गर्मी ने हालत खराब कर दी थी, अब क्लियर है, अब ठीक है हालत। चलिए हम कहां पर थे, हमने कहा कि हीरो ने सीधा हवाई जहाज को तूफान में घुसा दिया। तो अब तूफान में घुसने के बाद हीरो की क्या दशा है वो देखिए कि हीरो कहते हैं कि बादलों के अंदर घुसते ही अचानक सब कुछ काला हो गया, मेरे इर्द गिर्द मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा था। और तो और वो हमें बताते हैं कि जो उनका कंपास था ना, जब उन्होंने कंपास को देखा तो वो कंपास भी अचानक खराब हो गया था। और सिर्फ कंपास ही नहीं, कंपास के साथ साथ दूसरे सभी यंत्र भी खराब हो गए थे। और उन्होंने रेडियो चलाने का प्रयास किया तो वो रेडियो भी खराब हो गया था। अब वो हमें बताते हैं कि मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं कहां पर था और ना ही मेरा कोई यंत्र काम कर रहा था। मैं उस तूफान में पूरी तरह से फंस गया था या फिर पूरी तरह से खो गया था कि तभी अचानक मैंने एक काला हवाई जहाज
उस तूफान में उड़ते हुए देखा। और उस काले हवाई जहाज का जो पायलट था, यहाँ पर एक चीज और बताई गई है कि उस काले हवाई जहाज के विंग्स पर लाइट नहीं थी, उसके पंखों पर प्रकाश नहीं था, ठीक है। और उस काले हवाई जहाज का जो पायलट था ना, वो हीरो की ओर देख रहा था और हीरो को देखकर वो इशारा कर रहा था और इशारे से वो कह रहा था कि मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे आओ। हीरो हमें बताते हैं कि उसको पता था कि मैं इस तूफान में खो गया हूं और वो मेरी मदद करने की कोशिश कर रहा था। तो यहीं पे कहानी हमारी आती है ब्लैक एरोप्लेन की। ब्लैक एरोप्लेन के परों पर लाइट नहीं थी, ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा मत। और हमें हीरो बताते हैं कि ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माय डकोटा। तो उसने धीरे धीरे अपना वायुयान मेरे डकोटा के आगे मोड़ा। और किस तरफ मोड़ा? नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब उत्तर की ओर। तो उसने धीरे धीरे अपना वायुयान उत्तर की ओर मेरे डकोटा के आगे मोड़ा ताकि मेरे लिए उसके पीछे जाना आसान हो जाए। और मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस हवाई जहाज के, उस काले हवाई जहाज के पीछे जाते हुए खुश था, क्योंकि भाई कम से कम मदद मिल गई थी और केवल मैं ही नहीं फंसा, ये दूसरा आदमी है, ये मुझे यहाँ से निकाल देगा, तो उम्मीद आ गई थी। उनको तो लगा था कि फंस गया तो यहाँ से सीधा भगवान को ही प्यारे हो जाएंगे, लेकिन एक दूसरा व्यक्ति मिल गया तो उसके पीछे जाते हुए वो खुश थे। वो कह रहे हैं कि मैं एक आज्ञाकारी बच्चे की तरह उस हवाई जहाज के पीछे जाते हुए खुश था। लेकिन वो एक बात और हमको बताते हैं, वो कहते हैं कि आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वाज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। आधे घंटे के बाद भी वो अजनबी काला हवाई जहाज मेरे सामने उड़ रहा था और मेरे डकोटा में अब केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने जितना ईंधन ही शेष बचा था। अब हीरो कहता है कि मुझे फिर से डर लगने लगा कि अब तो फ्यूल भी नहीं है, अगर मैं इससे बाहर नहीं निकल पाया तो फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो सीधा ये एरोप्लेन क्रैश हो जाएगा और मैं सीधा भगवान को प्यारा हो जाऊंगा। तो वो कहते हैं कि अब पुराने डकोटा में केवल 5 या 10 मिनट और उड़ने जितना ही ईंधन बचा था, फ्यूल बचा था या फिर पेट्रोल बचा था। लेकिन तभी उस काले हवाई जहाज ने धीरे धीरे नीचे जाना शुरू किया और मैं भी उसके पीछे नीचे की ओर गया और अचानक मैं उस तूफान से बाहर आ गया। मेरे सामने हवाई अड्डा था और ठीक सामने मुझे लंबी प्रकाश की कतार दिखाई पड़ रही थी, जो कि एक रनवे था। रनवे होता है ना, जहां से प्लेन ऐसे दौड़ते 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 फिर उड़ जाता है, तो मुझे रनवे दिखाई पड़ा, ठीक है। तो वो बताते हैं कि मुझे रनवे दिखाई पड़ा और मुझे हवाई अड्डा दिखाई पड़ा, तो मैं खुश हो गया। और वो नीचे जाते हुए कहते हैं कि मैंने अपने उस मित्र को, जिसने मुझे यहाँ तक पहुंचाया था, उस मित्र को धन्यवाद कहने के लिए मैंने पीछे की ओर मुड़कर देखा तो आसमान बिल्कुल खाली था। वो काला हवाई जहाज जा चुका था और वो हमें कहते हैं कि जब मैं पूरी तरह से लैंड हो गया, अच्छी तरह से मैं नीचे पहुंच गया, तो मैं उस पुराने डकोटा से बाहर चलने पर बिल्कुल भी उदास नहीं था। यानी इसका मतलब ये था कि कम से कम मैं जिंदा धरती पर उतर आया था, इसलिए मैं खुश था और उस डकोटा से बाहर चलने का मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं था, बल्कि मैं उल्टा खुश हो रहा था कि कम से कम मैं जिंदा वापस तो आ गया। और ये देखिए, अनजान मददगार के बारे में पूछने के लिए वो जाते हैं, वो कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहां पे एक बालिका होती है, एक महिला कह सकते हैं, लेडी होती है। उस लेडी से वो पूछते हैं कि मैं कहां पर था और वो दूसरा काला हवाई जहाज कौन था और उसका चालक कौन था। मैं उस चालक को धन्यवाद कहना चाहता हूं कि उसने मेरी जान बचाई, मेरी सहायता की। उनकी बात को सुनकर वो लेडी हंसती है बहुत जोरों से और वो कहती है कि इस तूफान में आप पागल हो गए हो, इस तूफान में कोई दूसरा हवाई जहाज उड़ रहा होगा, केवल आपका ही हवाई जहाज था जो मुझे रडार पर दिखाई दे रहा था। रडार जिसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि आसमान में कितने हवाई जहाज उड़ रहे हैं, उसको रडार बोलते हैं, ठीक है। तो वो कहती है कि रडार पर तो मुझे केवल आपका ही हवाई जहाज दिख रहा था, कोई दूसरा हवाई जहाज था ही नहीं। तो अब जब वो कहती है कि आपके अलावा कोई दूसरा हवाई जहाज आकाश में नहीं उड़ रहा था इस आंधी में, तो लेखक को आश्चर्य होता है कि आखिर उस काले हवाई जहाज का चालक कौन था, जो जिसके परों पर प्रकाश नहीं था, यानी जो बिना लाइट के हवा में उड़ रहा था और जिसने मेरे डकोटा के टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी
और बिना दिशा सूचक यंत्र के मुझे यहाँ पर सुरक्षित पहुंचने में मदद की। 3 चीजों का वर्णन किया गया है। सबसे पहला है कंपस यानी दिशा सूचक यंत्र, दूसरा है रेडियो यानी रेडियो मतलब सीधी सीधी बात रेडियो ही है, और विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक, और टैंक में अधिक ईंधन ना होते हुए भी। तो लेखक ये सोच रहे एक तरह से कि आखिर वो व्यक्ति कौन था जिसने बिना ईंधन के और बिना रेडियो के और बिना दिशा सूचक यंत्र के जब मैं तूफान में फंसा हुआ था तो वहां से मुझे यहां तक सुरक्षित पहुंचने में मदद की। आखिर उस काले हवाई जहाज का चालक कौन था? तो यहीं पर यह कहानी खत्म हो जाती है, यानी ये राज ही रह जाता है कि आखिर उस हवाई जहाज का चालक कौन था। ब्लैक एरोप्लेन का चालक का पता नहीं चलता। तो राज है ये अपने आप में। और इस वीडियो को यहीं पर हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये कहानी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इससे लाभ ले सके। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगा। और अगर आप इस चैप्टर को बुक से पढ़ना चाहते हैं एक एक वर्ड के साथ, तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं द ब्लैक एरोप्लेन डिजायर पॉइंट, जैसा कि स्क्रीन पर लिखा हुआ आ रहा है। कोई भी चैप्टर हो, बस उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके पीछे डिजायर पॉइंट जोड़ दीजिए, आपको चैप्टर हमारे चैनल से मिल जाएगा। किसी नए वीडियो लेक्चर में किसी नए चैप्टर के साथ फिर से मिलते हैं। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।